नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अति मोस्ट 50 प्रश्न जिनको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम को सुधार सकते हैं और आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, क्यों? तो दोस्तों, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चालक में उसकी सतह से, अगर धनावेश है तो उसकी सतह से क्या होती है, उत्पन्न होती हैं, और ऋण आवेश की सतह पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो धन से आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है, और चालक के अंदर ये नहीं चलती है। इसलिए कैसा वक्र बनाती हैं, ये हमेशा खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं और चालक के अंदर नहीं चलती हैं। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो इसका एक वाक्य में उत्तर होगा, खोखले चालक के अंदर, क्योंकि संपूर्ण आवेश क्या होता है, चालक की सतह पर होता है, अंदर आवेश नहीं होता है, अतः अंदर तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो इसका सही आंसर होगा शून्य। अब हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि नियत होती है? तो दोस्तों, जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सभी संधारित्रों की जो प्लेटों के बीच का विभवांतर है वो क्या रहता है, नियत रहता है। तो इसमें सही आंसर होगा विभवांतर। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट हावर एवं जूल में क्या संबंध है? तो 1 किलोवाट हावर जो होता है उसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 यूनिट एवं 1 जूल में क्या संबंध आए, तो भी यही आंसर बताना है। तो 1 किलोवाट हावर में होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। हमारा अगला प्रश्न है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, मीटर सेतु जो होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर होगा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के किस स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है? तो हम जानते हैं कि जब द्विध्रुव होता है तो धन Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना होता है, और उसके लंबवर्धक वाली स्थिति जिसको हम निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, तो निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, किसी द्विध्रुव के लिए शून्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस दिशा में, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज ओर्स्टेड ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ओर्स्टेड। तो हमारा अगला प्रश्न है, एम्पियर का परिपति नियम लिखिए। तो दोस्तों, एम्पियर का परिपति नियम क्या होता है कि किसी भी बंद परिपथ में या बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो उस बंद वक्र में से बहने वाली धारा का म्यू जुड़ा गुना होता है। अर्थात रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है बंद वक्र के लिए, वो उसमें बहने वाली धारा का कितना गुना होता है, म्यू 0 गुना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू 0 I। तो ये हो जाएगा हमारा एम्पियर का परिपति नियम। हमारा अगला प्रश्न है, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो एक गतिमान आवेश जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए ताकि इसका सभी लाभ उठा सके। हमारा अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो 1 एम्पियर की जो परिभाषा है, तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है?
तो दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक जो होते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम एसी डायनोमो भी कहते हैं उसका सिद्धांत होता है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है? उसमें होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो दोस्तों स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। हमारा अगला प्रश्न है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो दोस्तों विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 होता है। हमारा अगला प्रश्न है लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? तो लोहे के लिए जो क्यूरी ताप होता है वो होता है 770 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात कितना होता है? तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात कितना होता है? तो देखिए दोस्तों इसका सूत्र होता है XL बराबर होता है ओमेगा L। तो इसमें कौन सी धारा दे रखा है? दिष्ट धारा। ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई न्यू L। और आप जानते हो दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति क्या होती है? 0 होती है। तो अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो पूरा मान क्या जाएगा? 0। तो इसका सही आंसर होगा दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात 0 होता है। तो हमारा आंसर होगा 0। हमारा अगला प्रश्न है दिष्ट धारा के लिए संधारित्री प्रतिघात कितना होता है? तो संधारित्री प्रतिघात को बोलते हैं हम XC बराबर होता है 1/ओमेगा C और ओमेगा बराबर होता है 1/2 पाई न्यू C और न्यू का मान दिष्ट धारा के लिए होता है 0। तो ये न्यू का मान अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 होगा और 1/0 को बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनंत। हमारा अगला प्रश्न है विस्थापन धारा किसे कहते हैं? तो दोस्तों समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कोहरे में स्थित वस्तु को देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कोहरे में स्थित वस्तु को देखने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और जिसके कारण ये कोहरे में या धुंध में भी लंबी दूरी तक तय कर सकती है। अगला प्रश्न है प्रकाशिक तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाशिक तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। अंडर रूट LC का मात्रक क्या होता है? तो अंडर रूट LC का जो मात्रक है वो समय के मात्रक के बराबर अर्थात सेकंड होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रिज में से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो दोस्तों प्रिज्म में जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ता है और लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। अर्थात विचलन किसका ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा अपने मार्ग से कौन विचलित होता है? बैंगनी रंग। तो इसका सही आंसर होगा अधिकतम। बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम एवं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र लिखिए। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का सूत्र होता है C बराबर 1/√μ0ε0। हमारा अगला प्रश्न है श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है एक निज अर्धचालक को P प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों निज अर्धचालक में अगर हम त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दें जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम आदि की अशुद्धि मिला दें तो वो P प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जेनर डायोड को क्या उपयोग है? तो जेनर डायोड का उपयोग होता है वोल्टेज नियंत्रण में, इसलिए इसे वोल्टेज नियामक युक्ति भी कहा जाता है। अर्थात जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज नियामक युक्ति के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के किस महत्वपूर्ण भाग की खोज की गई थी? तो दोस्तों रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु के आकार की कोटि बताइए। तो दोस्तों परमाणु का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है देहली आवृत्ति क्या है? तो
देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। अर्थात वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके प्रकाश से आपतित अगर किया जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन त्वरित होते समय जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। इस पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? तो व्यतिकरण के द्वारा ही पतली फिल्म रंगीन दिखाई देती है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। दोस्तों याद रखना, प्रकीर्णन। हमारा अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता वायु में अधिक होती है या जल में? क्योंकि जल में डुबाने पर, किसी भी लेंस को डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की जो क्षमता होती है वो पावर जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात क्षमता बढ़ने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ने पर उसकी क्षमता कम हो जाएगी, तो वायु में अधिक होगी और जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा वायु में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य परास क्या होता है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में पूछा जाए तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, धारा मापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है? तो धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टैंक परिपथ का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों एलसी परिपथ को ही टैंक परिपथ कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है विद्युत चुम्बकीय दोलन उत्पन्न करना। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो इसकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। हमारा अगला प्रश्न है, रेडार प्रणाली में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो रेडार प्रणाली में माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है जिसे हम सूक्ष्म तरंग भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो गामा तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। फिर फिंगरप्रिंट में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो फिंगरप्रिंट में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसका आवृत्ति वाला गुण जो है अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति। हमारा अगला प्रश्न है, रीडबर्ग नियतांक आर का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता की इकाई लिखिए। तो दोस्तों लेंस की जो क्षमता होती है उसके इकाई को डायऑप्टर कहा जाता है जिसको हम कैपिटल डी लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। दोस्तों आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।